ईसा के घर इंसान। मन्नू भंडारी। फाटक के ठीक सामने जेल था। बरामदे में लेटी मिसेस शुक्ला की शून्य नजरें जेल की ऊंची ऊंची दीवारों पर टिकी थीं। मैंने हाथ की किताबें कुर्सी पर पटकते हुए कहा, कहिए, कैसी तबीयत रही आज? एक धीमी सी मुस्कुराहट उनके शुष्क अधरों पर फैल गई। बोली, ठीक ही रही, सरीन नहीं आई? मेरे दोनों पीरियड्स खाली थे, सो मैं चली आई। सरीन ये पीरियड लेकर आएगी। दोनों कोहनियों पर जोर देकर उन्होंने उठने का प्रयत्न किया। मैंने सहारा देकर उन्हें तकिए के सहारे बिठा दिया। एक क्षण को उनके जर्द चेहरे पर व्यथा की लकीरें उभर आईं। अपने आप को आरामदेह स्थिति में करते हुए उन्होंने पूछा, कैसा लग रहा है कॉलेज? मन लग जाएगा ना? हाँ, मन तो लग ही जाएगा। मुझे तो ये जगह ही बहुत पसंद है। पहाड़ियों से घिरा हुआ ये शहर और एकांत में बसा ये कॉलेज। जिधर नजर दौड़ाओ उधर हर तरफ हरा भरा दिखाई देता है। तभी मेरी नजर सामने की जेल की दीवारों से टकरा गई। मैंने पूछा, पर एक बात समझ में नहीं आई, ये कॉलेज जेल के सामने क्यों बनाया? फाटक से निकलते ही जेल के दर्शन होते हैं तो लगता है सवेरे सवेरे मानो खाली घड़ा देख लिया हो। मन जाने कैसा कैसा हो उठता है। रूखे केशों की लटों को अपने शिथिल हाथों से पीछे करते हुए मिसेस शुक्ला की कांतिहीन आंखें जेल की ऊंची ऊंची दीवारों पर टिकी। बोली, सरीन जब आई थी ना तो उसने भी यही बात पूछी थी। पता नहीं क्यों कॉलेज के लिए ये जगह चुनी गई। फिर उनकी खोई खोई दृष्टि दीवारों में जाने क्या खोजने लगी। पैरों को कुछ फैलाकर उन्होंने एक बार फिर अपनी स्थिति को ठीक किया और बोली, तुम लोग जब कॉलेज चली जाती हो तो मैं लेटी लेटी इन दीवारों को ही देखा करती हूँ। तब मन में लालसा उठती है कि काश ये दीवारें किसी तरह हट जाती या पारदर्शी ही हो जाती और मैं देख पाती कि उस पार क्या है। सवेरे शाम इन दीवारों को बेध कर आती हुई कैदियों के पैरों की बेड़ियों की झनकार मेरे मन को मथती रहती है और अनायास ही मन उन कैदियों के जीवन की विचित्र विचित्र कल्पनाओं से भर जाया करता है। इस अनंत आकाश के नीचे और विशाल भूमि के ऊपर रहकर भी कितना सीमित, कितना घुटा घुटा रहता होगा उनका जीवन। चांद और सितारों से सजी इस निहायत ही खूबसूरत दुनिया का सौंदर्य, परिवार वालों का स्नेह और प्यार, जिंदगी में मस्ती और बहारों के अरमान क्या इन्हीं दीवारों से टकराकर चूर चूर न हो जाया करते होंगे? इन सबसे वंचित कितना उबा देने वाला होता होगा इनका जीवन। न आनंद, न उल्लास, न रस। और एक गहरी निश्वास छोड़कर वे फिर बोली, जाने क्या अपराध किए होंगे इन बेचारों ने और न जाने किन परिस्थितियों में वो अपराध किए होंगे कि यूं सब सुखों से वंचित जेल की सीलन भरी अंधेरी कोठियों में जीवित रहने का नाटक करना पड़ रहा है। तभी दूध वाली के कर्कश स्वर ने मिसेस शुक्ला के भावना स्त्रोत को रोक दिया। मैं उठी और दूध का बर्तन लाकर दूध लिया। मिसेस शुक्ला बोली, अब चाय का पानी भी रख ही दो, सरीन आएगी तब तक उबल जाएगा। मैं पानी चढ़ाकर फिर अपनी कुर्सी पर आ बैठी। बोली, मदर ने आपको पूरी तरह आराम करने के लिए कहा है। आपकी जगह जिन्हें रखा गया है वे कल से काम पर आने लगेंगी। आज शाम को शायद मदर खुद आपको देखने के लिए आए। मदर बहुत अच्छी हैं रत्ना। जब मैं यहाँ आई थी तब जानती हो सारा स्टाफ नन्स का ही था। मेरे लिए तो यही समस्या थी कि इन नन्स के बीच में रहूंगी कैसे। पर मदर के स्वभाव ने आगा पीछा सोचने का अवसर ही नहीं दिया। बस यहाँ बांध कर ही रख लिया। और फिर सिरीन और मिश्रा भी आ गई थी। मिश्रा गई तो तुम आ गई। मुझे तो सिस्टर एनी और सिस्टर जेन भी बहुत अच्छी लगती हैं। हमेशा हंसती रहती हैं। कुछ भी पूछो तो इतने प्यार से समझाती हैं कि बस। बड़ी अफेक्शनेट हैं। हाँ, ये लूसी और मैरी जाने कैसी हैं। जब देखो उनके चेहरे पर मुर्दनी छाई रहती है। न किसी से बोलती हैं न हंसती हैं। मिसेस शुक्ला ने पीछे से एक तकिया निकालकर गोद में रख लिया और दोनों कोहनियां उस पर गड़ाकर बोली, एनी और जैन तो अपनी इच्छा से ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर नन बनी थी, पर इन बेचारियों ने जिंदगी में चर्च और कॉलेज के सिवाय कुछ देखा ही नहीं। कॉलेज में काम करती हैं, बस यही इनका जीवन है। अब तुम ही बताओ, कहाँ से आए मस्ती और शोखी? वाह, ये भी कोई बात हुई। सिस्टर जूली को ही लीजिए, वो भी उम्र में इनके बराबर ही होंगी, पर हमेशा चहकती रहती हैं। बातें करेंगी तो ऐसी लच्छेदार कि आपकी तबीयत भड़क उठे।
हंसेंगी तो ऐसे कि सारा स्टाफ गूंज जाए। उसका तो जैसे अंग अंग थिरकता रहता है। हाँ, वो अभी नई नई आई है यहाँ, थोड़े दिन रह लेने दो, फिर देखना वो भी लूसी और मैरी जैसी हो जाएगी। और एक गहरी सांस छोड़कर उन्होंने आंखें मूंद ली। तभी सरीन हड़बड़ाती सी आई और बोली, गजब हो गया शुक्ला आज तो, अब जूली का पता नहीं क्या होगा। क्यों, क्या हुआ? सरीन की घबराहट से एकदम चौंक कर शुक्ला ने पूछा। जूली 4th ईयर की क्लास ले रही थी। कीट्स की कोई कविता समझाते समझाते जाने उसे क्या हुआ कि उसने एक लड़की को बाहों में भरकर चूम लिया। सारी क्लास में हल्ला मच गया और 5 मिनट बीतते न बीतते सारे कॉलेज में बात फैल गई। मदर बड़ी नाराज हुई और चिंतित भी। जूली को उसी समय चर्च भेज दिया और वे सीधी फादर के पास गईं। और फिर बड़े ही रहस्यात्मक ढंग से उन्होंने शुक्ला की ओर देखा। लगता है अब जूली के दिन भी पूरे हुए। बहुत ही निर्जीव स्वर में शुक्ला बोली, मुझे सारी बात ही बड़ी विचित्र लग रही थी। लड़की लड़की को किस कर ले? जूली के दिन पूरे हो गए। कैसे दिन? दोनों के चेहरों की रहस्यमयी मुद्रा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। पूछा, फादर क्या करेंगे? कुछ सजा देंगे? मेरा मन जूली के भविष्य की आशंका से जाने कैसा कैसा हो उठा। अभी अभी तो रत्ना जूली की ही बात कर रही थी और अभी तुम ये खबर ले आई। सुनते हैं जूली पहले जिस मिशनरी में थी वहां भी इसने ऐसा ही कुछ किया था, तभी तो उसे यहां भेजा कि फिर कोई ऐसी वैसी हरकत करे तो फादर का जादू का डंडा घुमवा दिया जाए। और शुक्ला के पपड़ी जमे शुष्क अधरों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। जादू का डंडा? बताइए ना क्या बात है, आप लोग तो जैसे पहेलियां बुझा रही हैं। बेताब होकर मैंने पूछा। अरे क्यों इतनी उत्सुक हो रही हो? थोड़े दिन यहां रहोगी तो सब समझ जाओगी। यहाँ के फादर एक अलौकिक पुरुष हैं, एकदम दिव्य। कोई कैसा भी पतित हो या किसी का मन जरा भी विकारग्रस्त हो, उनके संपर्क में आने से ही उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। दूर दूर तक बड़ा नाम है इन फादर का। बाहर की मिशनरीज से रोजाना ही कितने लोग आते हैं फादर के पास आत्मशुद्धि के लिए। चलिए, मैं नहीं मानती मन के विकार भी कोई ठोस चीज हैं कि फादर ने निकाल दी और आत्मशुद्धि हो गई। मैंने अविश्वास से कहा। कमरे से चाय के प्याले बनाकर लाती हुई सरीन से शुक्ला बोली, लो, इन्हें फादर की अलौकिक शक्तियों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। इसमें अविश्वास की क्या बात है? हमारे देश में तो एक से एक पहुंचे हुए महात्मा हैं। तुमने कभी नहीं सुना ऐसी महान आत्माओं के बारे में? सुनने को तो मैंने बहुत कुछ सुना है, पर मैं कभी विश्वास नहीं करती। अच्छा, अब जूली को देख लेना, अपने आप विश्वास हो जाएगा। लूसी, जो आज इतनी मनहूस लगती है, यहां आई थी तब क्या जूली से कम चपल थी? फिर देखो, फादर ने 3 दिन में उसका काया पलट कर दिया, है कि नहीं? शुक्ला ने सरीन की ओर देखते हुए जैसे चुनौती के स्वर में पूछा। तभी डॉक्टर साहब आए। मिसेस शुक्ला ने इंजेक्शन लगाया और पूछताछ करने लगे। सरीन मुझे गर्म पानी की थैली का पानी बदल देने का आदेश देकर नहाने चली गई। इंजेक्शन लगाने के बाद करीब घंटे भर तक शुक्ला की हालत बहुत खराब रहती थी। मैंने उन्हें गर्म पानी की थैली देकर आराम से लिटा दिया। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक आई थीं। उन्हें पोंछ दिया। वे आंखें बंद करके चुपचाप लेट गईं। मन में अनेकानेक प्रश्न चक्कर काट रहे थे और रह रहकर जूली का हंसता चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। फादर उसके साथ क्या करेंगे? ये प्रश्न मेरे दिमाग को बुरी तरह मथ रहा था। मैंने दूर से फादर को देखा है। ऊपर से नीचे तक सफेद लबादा पहने वो कभी कभी चर्च जाते हुए दिख जाया करते थे। इतनी दूर से चेहरा तो दिखाई नहीं देता था, पर चाल ढाल से बड़ी भव्य मूर्ति लगते थे। मन श्रद्धा से भर उठे ऐसी। फादर में कौन सी शक्ति है जो आत्मा की शुद्धि कर देती है? यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अगले दिन जूली नहीं आई। मैंने सिस्टर एनी से कुछ पूछना चाहा तो उन्होंने धीरे से अंगुली मुंह पर रखकर चुप रहने का आदेश कर दिया। मैंने देखा कि लूसी और मैरी इस घटना से काफी संतुष्ट नजर आ रही थीं। कल से उनके खिजलाहट भरे चेहरों पर हल्के से संतोष की झलक नजर आ रही थी। 2 दिन और इसी तरह बीत गए। तीसरे दिन मैं कुछ जल्दी ही कमरे से रवाना होने लगी तो सरीन ने पूछा, अरे अभी से चल दी? हाँ, कुछ कॉपियां देखनी हैं, यहां लेकर नहीं आई, अब स्टाफ रूम में बैठकर ही देख लूंगी, आज नंबर देने ही हैं। और मैं चल पड़ी। यूं हमारे कमरों और कॉलेज के बीच में भी एक छोटा सा फाटक था, पर वो अक्सर बंद ही रहा करता था, सो मेन गेट से ही जाना पड़ता था।
जैसे ही मैं कॉलेज के फाटक में घुसी, मैंने देखा जूली चर्च का मैदान पार कर नीची नजरें किए धीरे धीरे कॉलेज की तरफ आ रही है। एक बार इच्छा हुई कि दौड़कर उसके पास पहुंच जाऊं, पर न जाने क्यों पैर बढ़े ही नहीं। मैं जहां की तहां खड़ी रही। वो मेरे पास आई, पर बिना आंख उठाए, बिना एक भी शब्द बोले वैसी ही शिथिल चाल से गुजर गई। मैं अवाक सी उसका मुंह देखती रही। 2 दिन में ही क्या हो गया इस जूली को। मैं नहीं जानती कि फादर ने उसके ऊपर जादू का डंडा घुमाया या उसे जंतर मंतर का पानी पिलाया, पर जूली हंसना भूल गई। उसकी सारी शोखी, सारी हंसी, सारी मस्ती जैसे किसी ने सोख ली हो। उस दिन किसी ने जूली से बात नहीं की। शायद मदर का ऐसा ही आदेश था, पर जूली के इस नए रूप ने मेरे मन में विचित्र सा भय भर दिया। लगता था जैसे जूली नहीं, उसकी जिंदा लाश घूम रही है। सिस्टर एनी ने इतना जरूर कहा कि फादर ने उसकी आत्मा को पवित्र कर दिया है। उसकी आत्मा के तमाम विकार मिट गए, पर मुझे लगता था जैसे जूली की आत्मा ही मिट गई थी, मर गई थी। अपने कमरे पर आकर मैंने मिसेस शुक्ला को सारी बात बताई, तो वो बिना किसी प्रकार का आश्चर्य प्रकट किए बोली, मैं तो पहले ही जानती थी। पता नहीं कैसी शक्ति है फादर के पास। रात में सोई तो बड़ी देर तक दिमाग में यही सब चक्कर काटता रहा। कभी लूसी, कभी मैरी की शक्लें आंखों के सामने घूम जाती। उन्हें देखकर लगता कि वो अपने आप से लड़ रही हो, मानो अपने ही को कुतर रही हो, एक अजीब खिजलाहट के साथ, एक अजीब आक्रोश के साथ। कॉलेज की बड़ी लड़कियों को हंसी ठिठोली करते देखकर उनके दिलों से बराबर ही सर्द आहें निकल जाया करती थीं। उनके जवान दिलों में उमंगों और अरमानों की आंधियां नहीं मचलती थीं, और उनकी आंखों में वो कांति और चमक नहीं थी जो इस उम्र की खासियत होती है। ऐसा लगता था इनकी आंखें आंखें न होकर 2 कब्रें हैं, जिनमें उनके मासूम दिलों की सारी तमन्नाओं को, सारे अरमानों को मारकर सदा सदा के लिए दफन कर दिया गया हो। पहले ये भी जूली जैसी ही चंचल थीं, तो क्या अब जूली भी हमेशा के लिए ऐसी ही हो जाएगी? और जूली का आज वाला रूप मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। मैंने जोर से तकिए में अपना मुंह छुपा लिया और इन सारे विचारों को दिमाग से निकालकर सोने की कोशिश करने लगी। मैं नहीं जानती क्या हुआ, पर आंख खुली तो देखा कि मैं पसीने से तर थी और सांस जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी। मिसेस शुक्ला मुझे पकड़े हुए थीं और बार बार पूछ रही थीं, क्या सपना देखकर डर गईं? एक बार तो भयभीत सी नजरों से मैंने चारों ओर देखा, फिर कमरे की परिचित चीजों और मिसेस शुक्ला को देखकर आश्वस्त सी हुई। क्या हो गया था? क्यों चिल्लाई थी इतनी जोर से? क्या कोई सपना देखा था? उन्होंने फिर पूछा। हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे एक बड़ी सी सफेद चिड़िया आकर मुझे अपने पंजे में दबोच कर उड़े जा रही है और उसके पंजों के बीच मेरा दम घुटा जा रहा है। चलो, थी चिड़िया ही, चिड़ा तो नहीं था, तब तो कोई बात नहीं। चिड़िया कहीं नहीं ले जाने की, ले जाने वाले तो चिड़े ही होते हैं। हंसते हुए उन्होंने कहा, चलिए भी, आपको मजाक सूझ रहा है। यहां डर के मारे मेरी जान निकल गई। वो दम घुटने की फीलिंग जैसे अब भी मुझ में हो। मैंने पानी पिया और मैं सो गई। और फिर वही ढर्रा चल पड़ा। जब कभी बाहर से कोई सिस्टर या ब्रदर आत्मशुद्धि के लिए फादर के पास आते, तो सिस्टर एनी मुझे ये खबर सुनाया करती। मैं बड़ी उत्सुकता से सारा किस्सा सुनती और विश्वास से अधिक आश्चर्य करती। सिस्टर एनी और जेन को मेरा ये अविश्वास करना अच्छा नहीं लगता था, और उसे मिटाने के लिए ही वे और भी जोर शोर से घंटों फादर के अलौकिक गुणों का बखान करती। मंद गति से चलती फिरती फादर की वो सौम्य मूर्ति मेरे लिए श्रद्धा से अधिक कौतूहल और भय का विषय बनी रही। महीने भर बाद एक दिन मदर ने मुझे बुलाया और बोली कि मैं चाहती हूं कि नन्स के लिए भी हिंदी पढ़ाने की कुछ व्यवस्था कर दी जाए। अब हिंदी जानना तो सबके लिए बहुत जरूरी हो उठा है, क्योंकि मीडियम भी हिंदी हो रहा है, नहीं तो सारा स्टाफ हमें दूसरा रखना होगा। क्यों? तो आप सिस्टर्स के लिए भी एक क्लास खोल दीजिए, बहुत ही जल्दी वो सीख लेंगी। यूं बोल तो सभी लेती हैं, लिखना पढ़ना भी आ जाएगा। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। शुक्ला तो बीमारी के बाद से बहुत कमजोर हो गई है, सो मैं उस पर यह बोझ डालना ठीक नहीं समझती। तुम शाम को 1 घंटा चर्च में आकर सिस्टर्स को हिंदी पढ़ाने का काम ले लो, उसके लिए तुम्हें अलग से पे किया जाएगा। चर्च में जाकर पढ़ाना होगा। ये बात सुनते ही एक बार मेरे सामने फादर का चेहरा घूम गया। उनको और दूसरी नन्स को अधिक निकट से जानने की लालसा को एक राह मिल रही थी। मैं बोल पड़ी,
मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं बड़ी खुशी से ये काम करूंगी। ठीक, तब 1 तारीख से शुरू कर दो। मदर के पास से लौटी तो देखा सरीन और शुक्ला चाय पर बैठी मेरा इंतजार कर रही हैं। मैंने आकर उन्हें सारी बात बताई तो सरीन हंसकर बोली, चलो, तुम तो सपने में भी फादर को देखा करती थी, अब पास से देखना। बहुत कौतूहल है ना फादर को लेकर तुम्हारे मन में? फादर अपने कॉटेज में ही रहते हैं या चर्च जाते हैं? सिस्टर्स के कमरों की तरफ तो वो शायद कभी नहीं जाते, तुम देखोगी कैसे? शुक्ला ने कहा। अरे कभी चर्च में आते जाते ही दिख जाया करेंगे, सरीन बोली। फिर एकाएक प्रसंग बदलकर कहा, क्यों शुक्ला, आजकल तुमने एक नई बात मार्क की या नहीं? क्या? मिसेस शुक्ला ने पूछा। लूसी में कोई चेंज नजर नहीं आता? आजकल उसके चेहरे पर पहले जैसी मुर्दनी नहीं छाई रहती। वो अनिमा है ना, 3rd ईयर की, उसका भाई आजकल अक्सर कॉलेज में आया करता है, कभी कोई बहाना लेकर तो कभी कोई बहाना लेकर। विजिटर्स को अटेंड करने का काम लूसी पर है। मैं कई दिनों से नोटिस कर रही हूं, जिस दिन वो आता है लूसी का मूड बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, ख्याल नहीं किया, अब देखेंगे, शुक्ला ने कहा। पता नहीं मिसेस शुक्ला ने ख्याल किया या नहीं, पर मैंने इस चीज को अच्छी तरह मार्क किया कि अनिमा का भाई सप्ताह में 2 बार आ ही जाता है और काफी देर तक वो उसके पास बैठती है। उसके जाने के बाद भी लूसी का मूड इतना अच्छा रहता है कि कोई हल्का फुल्का मजाक भी कर लो तो बुरा नहीं मानती। पर जाने क्यों लूसी का ये नया रूप देखकर मेरा मन भर उठता। 2 महीने पहले की हंसती थिरकती जूली की तस्वीर आंखों के सामने नाच जाती और मैं सिहर उठती। 1 तारीख को मैं शाम को चर्च गई। इसके पहले मैंने कभी चर्च की सरहद पर पांव नहीं रखा था। कॉलेज के दाहिनी ओर वाला लंबा मैदान पार करके एक नाला पड़ता था, वही चर्च और कॉलेज की विभाजक रेखा थी। उसे पार करके ही चर्च का मैदान आरंभ होता था। चर्च के पीछे रेवरेंड फादर और मदर के लिए 2 छोटी सुंदर कॉटेजेस बनी हुई थीं और बाईं ओर सिस्टर्स के लिए एक कतार में कमरे। कमरों के सामने लंबा सा बरामदा था। जाकर देखा कि क्लास के लिए उसी बरामदे में व्यवस्था की गई है। मैं पढ़ाने लगी। चर्च, कॉलेज और हमारे कमरों के सामने कोई 3 फीट ऊंची लंबी सी दीवार थी। यूं सबके प्रवेश द्वार अलग अलग थे, पर चर्च से कॉलेज जाने के लिए सब लोग नाला पार करके ही जाया करते थे। मैं पढ़ाने बैठी तो फाटक की ओर मेरा मुंह था और अनायास ही यहां भी मेरी नजरें सामने जेल की ऊंची ऊंची दीवारों से टकराई। जबरदस्ती अपनी नजरों को उस ओर से हटाकर मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया। चर्च में सिस्टर्स को पढ़ाते पढ़ाते मुझे करीब 1 महीना हो गया था। रोज की तरह उस दिन भी मैं जब जाने लगी तो शुक्ला बोली, आज जरा जल्दी आ सको तो अच्छा हो रत्ना, बाजार चलेंगे। सरीन से कहा तो बोली कि उसे जरूरी नोट्स तैयार करने हैं, अकेले जाते मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम आ जाना। ठीक है, मैं जल्दी ही चली जाऊंगी, आप तैयार रहिएगा, आते ही चल पड़ेंगे। और मैं चल दी। चर्च के मैदान में पहुंचते ही किसी स्त्री के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर एक क्षण को मैं स्तब्ध सी खड़ी हो गई। सोचा जाऊं या नहीं, पर मन का कौतूहल किसी तरह ठहरने नहीं दे रहा था। जैसे ही बरामदे में पैर रखा मैं हैरत में आ गई। एक बहुत ही खूबसूरत नन हाथ पैर पटक पटक कर बुरी तरह चिल्ला रही थी। सारी सिस्टर्स उसे संभाले हुए थीं। मदर बड़ी बेचैनी से उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर वो थी कि चिल्लाए ही चली जा रही थी। 3-4 सिस्टर्स ने उसे पकड़ रखा था, पर उसके बावजूद वो बुरी तरह हाथ पैर पटक रही थी। उसे मैंने जो पास से देखा तो लगा कि ऐसा रूप मैंने आज तक नहीं देखा। संगमरमर की तरह सफेद उसका रंग था और मक्खन की तरह मुलायम देह। चेहरे पर ऐसा लावण्य कि उपमा देते न बने, और उस लावण्यमय चेहरे पर वो 2 नीली आंखें, जैसे समंदर की गहराइयां उतर आई हों। मैं सच कहती हूं कि यदि कोई एक बार भी उन नीली आंखों को देख ले तो कम से कम इस जिंदगी में तो वो चाह कर भी उसे भूल न पाए। मेरे घुसते ही उसकी नजर मेरी ओर घूम गई। मुझे लगा कि वो नीली आंखें मेरे शरीर को भेद कर मेरे मन को कचोटे डाल रही हैं। और वो फिर एकाएक चिल्ला उठी, देखो देखो मेरे रूप को। और वो अपने कपड़ों को बुरी तरह फाड़ कर इधर उधर करने लगी। सबने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला। मदर ने उसके कपड़ों को जल्दी से ठीक ठाक किया। वे बड़ी ही परेशान नजर आ रही थीं। हाथ रुकने पर भी उसकी जीभ चल रही थी। मैं अपनी जिंदगी को, अपने इस रूप को चर्च की दीवारों के बीच नष्ट नहीं होने दूंगी। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, एक आम आदमी की तरह जिंदा रहना चाहती हूँ। मैं इस चर्च में घुट घुट कर नहीं मरूंगी। मैं भाग जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी।
हम क्यों अच्छे कपड़े नहीं पहने? हम इंसान ही हैं ना। मैं नहीं रहूंगी यहां, मैं कभी नहीं रहूंगी यहां। देखो मेरे रूप को। तभी बाहर से सिस्टर एनी हड़बड़ाती सी आई। फादर ने एकदम से बुलाया है, इसे वहीं ले चलिए। सबने मिलकर उसे जबरदस्ती उठाया। वो चिल्लाती जा रही थी, मैं फादर को भी दिखा दूंगी कि जिंदगी क्या होती है। ये सब ढोंग है, मैं यहां नहीं रहूंगी। आधी से भी अधिक सिस्टर्स उसे उठाकर ले गईं। जो बची थीं, उनमें से इस घटना के बाद कोई भी इस मूड में नहीं थी कि बैठकर पढ़ती। सो मैं लौट जाने को घूमी तो देखा कि इस सबसे दूर एक खिड़की के सहारे लूसी खड़ी है। उसके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की चमक आ गई थी, जैसे मन ही मन वो इस सारी घटना से बड़ी प्रसन्न हो। मन में अपार विस्मय, भय और दुख लेकर मैं लौटी तो शुक्ला बोली, लो, तुम तो अभी से लौट आई, अभी तो मैं तैयार भी नहीं हुई। हाँ, वो आज क्लास ही नहीं हुई। और मैंने उन्हें सारी बातें बताईं। मैं जितनी इस घटना से विचलित हो रही थी, वे उतनी नहीं हुई। स्वाभाविक स्वर में बोली, शायद बाहर से कोई सिस्टर आई होगी, क्या बताएं। इन बेचारियों की जिंदगी पर भी बड़ा तरस आता है। रात भर मेरे दिमाग में उस नई सिस्टर का खूबसूरत चेहरा घूमता रहा, उसका चीखना चिल्लाना गूंजता रहा। वो फादर के पास भेज दी गई है। अब फादर उसका क्या करेंगे? शायद जूली की तरह उसके हृदय का ये बवंडर भी सदा सदा के लिए शांत हो जाएगा, और फिर जिंदगी भर उसका ये चांद को लजाने वाला रूप चर्च की दीवारों के बीच ही घुट घुट कर नष्ट हो जाएगा, और वो अपनी इस बर्बादी पर एक ठंडी सांस भी नहीं भर सकेगी। दूसरे दिन स्टाफ रूम में घुसते ही सबसे पहली नजर मेरी लूसी पर पड़ी। बिना पूछे ही बड़े उत्साह से उसने मुझे कल की बात बताई। जानती हो, ये जो नई सिस्टर आई है, इसका नाम एंजिला है। कहते हैं ये चर्च से भाग गई थी, पर फिर पकड़ ली गई। इसके बाद से पागलों जैसा व्यवहार करती थी, सो उसको फादर के पास भेज दिया गया। देखा, कितनी खूबसूरत है। और एक सर्द सी आह उसके मुंह से निकल गई। अब क्या होगा? फादर आखिर करते क्या हैं? देखो क्या होता है। आज तो मदर भी नहीं आई, कल से वो फादर के कॉटेज पर ही हैं। सुनते हैं कि एंजिला काबू में ही नहीं आ रही है। उसका पागलपन वैसा ही जारी है। हम लोगों को भी उधर जाने की इजाजत नहीं। 2 दिन तक कॉलेज के वातावरण में, विशेषकर स्टाफ रूम के वातावरण में एक विचित्र प्रकार का तनाव आ गया। कोई किसी से कुछ नहीं बोलता। बस मैं, शुक्ला और सरीन आपस में थोड़ा बहुत बोल लेते थे। बाकी सारी सिस्टर्स तो ऐसे काम कर रही थीं मानो मौन व्रत ले रखा हो, जैसे ऑपरेशन रूम में कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा हो और बाहर नर्सें व्यस्त, चिंतित सी, परेशान सी इधर उधर घूम रही हों। उनकी हर बात से ऐसा लग रहा था जैसे कह रही हूं, चुप चुप, शोर मत करो, ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। मदर थोड़ी देर के लिए कॉलेज आती और जरूरी काम करके चली जाती। हाँ, लूसी मौका पाकर और एकांत देखकर चुपचाप ये खबर दे देती कि एंजिला किसी प्रकार शांत नहीं हो रही, फादर सब कुछ करके हार गए हैं। ये कहते समय लूसी का मन प्रसन्नता से भर उठता था, मानो फादर की नाकामयाबी पर उसे परम संतोष प्राप्त हो रहा हो। चौथे दिन सवेरे मैं और मिसेस शुक्ला घूमने निकले तो देखा कि सामने से एंजिला चली आ रही है। मैं देखते ही पहचान गई। बिल्कुल स्वस्थ और स्वाभाविक गति से वो चल रही थी। पास आते ही मैं पूछ बैठी, सिस्टर एंजिला, आप कहाँ जा रही हैं? एक क्षण को एंजिला रुकी, मुझे पहचानने का प्रयास करते हुए बोली, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जहां मेरा मन होगा मैं जाऊंगी। मैंने तुम्हारे फादर। फिर सहसा होठ चबाकर बात तोड़कर वो बोली, अब वे किसी से भी ऐसी फालतू की बातें नहीं करेंगे। और एक बार अपनी नीली आंखों से उसने भरपूर नजर मेरे चेहरे पर डाली, सिर को हल्का सा झटका दिया और एक ओर चली गई। मैं अवाक सी उसे देखती रही। यही है एंजिला? शुक्ला ने पूछा। हाँ, पर ये तो जा रही है, किसी ने इसे रोका ही नहीं। फादर का जादू मंतर इस पर चला नहीं दिखता है। बड़ी खूबसूरत है और आंखें तो गजब की हैं, बस देखने लायक। पर मिसेस शुक्ला की बातें मेरे कानों में पहुंची ही नहीं। मैं कभी दूर जाती एंजिला को, कभी मौन शांत खड़ी चर्च की इमारत को देख रही थी। मेरा मन हो रहा था कि दौड़कर चर्च पहुंच जाऊं और लूसी को बुलाकर सारी बातें पूछ लूं। लौटते समय भी मैंने चर्च के मैदानों पर नजर दौड़ाई, पर वहां सब कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बड़ी मुश्किल से उस दिन 10 बजे एक तरफ में दौड़ पड़ी और स्टाफ रूम से लूसी को घसीटकर पीछे लॉन में ले गई। लूसी स्वयं सब कुछ बताने के लिए बैठी थी। लॉन में पहुंचते ही बोली,
एंजेला चली गई, फादर कुछ न कर सके। उनकी खुद की तबीयत बड़ी खराब हो रही है। मदर उनकी देखभाल कर रही है। सवेरे तो हम लोग भी वहां गए थे। कमरे में तो जाने ही नहीं दिया हमें, पर बाहर से फादर को देखा था। फादर हम सब पर भी बड़ा रौब जमाया करते थे। एंजेला ने उनका सारा नशा डाउन कर दिया। एंजेला को नहीं सुधार सके। अपनी इस असफलता का गम उन्हें बुरी तरह साल रहा है। आत्मग्लानि से बार बार उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मदर बड़ी परेशान और दुखी हैं। उन्हें बड़ी तसल्ली दे रही हैं। बार बार ईसा मसीह से उनकी शांति की प्रार्थना भी कर रही हैं। और एक बड़ी ही व्यंगात्मक मुस्कुराहट कहते हुए लूसी के होठों पर फैल गई। इसके तीसरे ही दिन रात में सबसे आंख बचाकर चर्च की छोटी छोटी दीवारों को फांदकर कब और कैसे लूसी भाग गई, कोई नहीं जान पाया। बड़ी विचित्र स्थिति थी उस समय वहां की। एंजेला फादर की उस अलौकिक शक्ति को जैसे चुनौती देकर चली गई, जिसके बल पर उन्होंने कितने ही पतितों की आत्मा को शुद्ध किया था। फादर इस असफलता पर आत्मग्लानि के मारे मरे जा रहे थे। मदर बेहद परेशान थी। कभी फादर के पास, कभी कॉलेज, तो कभी चर्च में दौड़ती। तभी लूसी भाग गई। एक तो चर्च जैसी पवित्र जगह, फिर लड़कियों का कॉलेज, क्या असर पड़ेगा इस घटना का लड़कियों पर? 2 दिन बाद ही चर्च और कॉलेज के चारों ओर की दीवारें ऊंची उठने लगीं और देखते ही देखते चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खिंच गईं।